नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं टॉपिक टीवी। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं जातिवाद पर कि यह हमारे देश में है या नहीं है। थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना सुन के, ये कैसी बातें करने लग रहा है यार, ये लड़का कह रहा है जातिवाद है या नहीं है। ऑब्वियसली हो रहा है, किसको भाई नहीं पता है? हमें नहीं पता है, आपको नहीं पता है, किसे नहीं पता है? सबको पता है क्या हो रहा है, क्या होता आया है। चलो थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं इसको कि एक 9 साल के दलित बच्चे को टीचर ने इतना मारा, इतना पीटा। देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए पहले। देखो भाई, इतना तो समझ में आता है कि बच्चे ने होमवर्क ना किया हो या उससे कोई छोटी मोटी गलती हो गई हो तो उसे थप्पड़ मार सकते हो, डंडी से मार सकते हो, बहुत हो गया तो मुर्गा बना सकते हो। लेकिन ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया भाई। ऐसा कौन टीचर करता है और इतनी बेरहमी से कौन मारता है? और मैं भी साला उसको टीचर क्यों बोल रहा हूँ? टीचर तो अपने आप में ही एक इंस्पिरेशनल, एक प्रेरणादायक शब्द है। और ऐसे लोगों को तो जातिवादी भड़वा टीचर बोलना चाहिए। और इसका नाम होता है छैल सिंह। हालांकि छैल सिंह नाम के और भी टीचर होंगे जो अच्छे भी होंगे, अच्छा पढ़ाते होंगे, अच्छे टीचर होंगे, लेकिन इसके लिए यही सही है। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना चुका है, 75 साल पूरे हो गए, 76वें साल में हम प्रवेश कर चुके हैं। और हम आपको बता दें कि यह जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है ना, इसमें जो शब्द यूज होता है अमृत, आज के टाइम पे यही पानी है। बाकी पानी के अलावा अगर कुछ अमृत हो सकता है तो भाई मैंने तो नहीं पिया और शायद आपने भी ना पिया हो। तो कुल मिला के ये जो जालौर में हुआ है, इसकी जड़ यही अमृत है। बच्चे ने छैल सिंह का जो पानी का घड़ा था उसको छूने की गलती क्या कर दी कि उसको अपनी जान गंवानी पड़ गई। तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि जब तक रोटी बेटी का रहेगा भेद, भारत से जात की कुप्रथा खत्म होना मुश्किल है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। और संविधान के महामहिम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि राष्ट्र निर्माण की बात तब तक बेईमानी है जब तक जाति दुराग्रहों से मुक्त नहीं हुआ जाता। दुराग्रहों मतलब परिवर्सिटी से। बाबा साहब अंबेडकर का मानना था कि जातीय संरचना में ये जो भेदभाव है, ये 2 बातों के इर्द गिर्द घूमता है, रोटी और बेटी। यह पूरा भेदभाव इन्हीं पर टिका होता है और इन्हीं से ऊर्जा पाता है। रोटी मतलब खाने पीने में दूरी या भेदभाव। इसलिए हमारे समाज में किसी के जाति बहिष्कार के लिए जो सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलर मुहावरा है, उसे बोलते हैं कि हुक्का पानी बंद करना। वहीं पे बेटी मतलब वैवाहिक संबंधों को बनाने में परहेज, विशेषकर बेटियों के मामले में, क्योंकि बेटियां आज भी पराया धन मानी जाती हैं। और इसके लिए जो हमारे समाज में सबसे प्रचलित मुहावरा है उसको कहते हैं कि बेटियां पराया धन होती हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं कि जाति आधारित भेदभाव समाप्त हो गया है, लेकिन इस तरह की जब घटनाएं सामने आती हैं तो उनका विश्वास टूट जाता है। तो वहीं पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि यह अब भी जारी है। मतलब अनेक लोग अनेक तरह के अनुभव, शहर के अलग, गांव के अलग, कस्बों के अलग, गलियों के अलग। तो किसी एक निष्कर्ष पे तो दावे के साथ कहा भी नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह भी एक बड़ा फैक्ट है कि मॉडर्नाइजेशन और अर्बनाइजेशन, शहरीकरण के बाद भी यह एक बड़े हिस्से में मौजूद है और इसकी मौजूदगी समाज में एक बड़ी खाई को पैदा किए हुए है, जिसके चलते एक ही जगह और एक ही उद्देश्यों के साथ जीने वाले लोग अपनी सोशल इंटरेक्शन में एक सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं। और इस सामाजिक दूरी ने समाज के मन और शरीर को असंख्य बार छलनी किया है। और ये दूरी बेटी के मामले में तो भयंकर है ही, रोटी के मामले में भी क्रूर है। देखो, यहाँ पर हम किसी धार्मिक ग्रंथ में है क्या नहीं है उसमें नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है अलग अलग व्याख्याएं हैं, अलग अलग एक्सप्लेनेशन हैं, अलग अलग विचार हैं। हम सिर्फ जो है 2 पैरेलल मामलों के बारे में बात करेंगे। एक तो हमने आपको बता ही दिया जालौर में जो हुआ है, इसके अलावा भी 2 हैं, उन पे हम बात करेंगे एक स्टोरी टाइप में।
पहला वाकया बिहार के सीतामढ़ी जिले से है। अति पिछड़ी जात से आने वाले एक शख्स का है। वह कहता है, हमारे यहाँ एक बार विवाह समारोह का आयोजन हुआ जिसमें जात बिरादरी के लोग आए हुए थे और मैंने उसमें जो है अपने एक दलित मित्र को भी आमंत्रित किया हुआ था। खाने के समय अपनी बिरादरी की पंक्ति में हमने उसे भी सम्मानजनक बैठाया, लेकिन वहाँ उपस्थित लोगों ने मुझे सख्ती से निर्देश दिया कि इसे अलग पंक्ति में बैठाया जाए या फिर इसे बाद में भोजन परोसा जाए, क्योंकि जात बिरादरी की पंक्ति में किसी दलित को बैठने देने से उनका अपमान होगा। मजबूरन मुझे उनके निर्देशों का पालन करना पड़ा। दूसरा मामला भी उसी शख्स से जुड़ा है। उसने बताया कि एक बार जो है हमारे गांव में ब्राह्मण परिवार में शादी का आयोजन था और उसमें 2 दिन का भोज रखा गया था। पहले दिन केवल जात बिरादरी के लिए भोज था, जिसमें खाने का जो है बढ़िया प्रबंध किया गया था। उसमें अनेक प्रकार की मिठाइयाँ परोसी गई थी। लेकिन दूसरे दिन के भोज में जब अन्य जातियों के लिए, खासकर दलित और पिछड़े समुदाय के लिए भोजन परोसा गया तो वो बेहद मामूली सा भोजन था। ये दोनों वाकया पहली नज़र में तो बिल्कुल नॉर्मल से लगते हैं, ऐसा लगता है कि इसमें कुछ भी जो है अमानवीय या क्रूर नहीं है, लेकिन यह बेसिकली ग्रामीण समाज में गहरी जातीय संरचना और इससे होने वाले उत्पीड़न को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। इन 2 मामलों से 2 बातें सामने आती हैं कि सामाजिक समारोह मुख्यतः जो है एक जात विशेष तक ही सीमित रहता है। जैसे अगर विवाह सवर्ण समाज में हो रहा है तो उसमें केवल उन्हीं जातियों के लोगों की प्राथमिक भागीदारी होगी। दलित या अन्य पिछड़ी जातियों से अगर किसी को बुलाया भी जाता है तो वह व्यक्तिगत आमंत्रण होता है, ना कि सामुदायिक। इसी तरह पिछड़ी और दलित जातियां अगर आयोजन करती हैं तो अगर उनका व्यक्तिगत आमंत्रण होता भी है, उनको बुलाया जाता है, तो उनके भोजन का प्रबंध अलग से कराया जाता है। ऊंची जातियों के खाने का प्रबंध अगर अलग से कराया जाता है तो इसका उद्देश्य ऊंची जातियों की शुद्धता और उनके घमंड को बचाए रखना है। निचली जातियों ने भी अपने भीतर एक जातीय संरचना का वैसा ही पालन किया हुआ है जैसा सवर्ण जातियां निचली जातियों के साथ करते आई हैं। पिछड़ी जातियां और दलित समुदाय भी अपने भीतर इसी तरह की एक लेवलिंग बनाए हुए हैं। जाति श्रेष्ठता का बोध सिर्फ सवर्णों में नहीं बल्कि अन्य सभी जातियों में अन्य जातियों के सापेक्ष होता है, जो तमाम अवसरों पर प्रकट होता रहता है। देखो, सभी समाज का अपना एक छोटा बड़ा इतिहास है जो उन्हें नफरती एकता के लिए प्रेरित करता रहता है। सामाजिक समारोहों में अगर पिछड़ी और दलित जातियां आमंत्रित होती भी हैं तो उनका प्रबंध दोयम दर्जे का होता है। उनके खाने का प्रबंध अलग किया जाता है, ना कि साथ में, और ऐसा करने का उद्देश्य सिर्फ उनकी कथाकथित शुद्धता और जातीय अहंकार को बचाए रखना होता है। सवाल उठता है कि जब वह उन्हें अपनी पंक्ति में भोजन नहीं परोसते तो बुलाते क्यों हैं? तो भाई इसका एक बड़ा कारण है, उनका वह जातीय अहंकार है जिसके कारण उन्हें लगता है क्योंकि वो श्रेष्ठ हैं तो उनका कर्तव्य बनता है कि निचली जातियों को भी भोजन कराया जाए। कई बार क्या होता है कि वैज्ञानिक मूल्यों से प्रेरित युवा इसे तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक व्यक्तिगत प्रयास से इतनी जटिल संरचना को तोड़ा जाना भाई बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गांव में व्यक्ति से बड़ा समाज है और बिना सामूहिक सहमत के अगर कुछ करोगे तो सामाजिक दबाव बढ़ जाएगा और सामाजिक संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाएगी। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि राष्ट्र निर्माण की बात तब तक बेईमानी है जब तक जातीय दुराग्रहों से मुक्त नहीं हुआ जाता, और इससे निकलकर ही एक मजबूत राष्ट्र और समाज की संकल्पना की जा सकती है। यह स्वीकारा जा सकता है कि बेटी के मामले में जातीय दुराग्रह अचानक से ग्रामीण समाज से नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन यह एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे हो रही है और आगे होती भी रहेगी। लेकिन कम से कम रोटी के मामलों से निकल जाने में जितनी जल्दबाजी की जाए उतना बेहतर है, क्योंकि भोजन की सामूहिकता हृदय के मैल को धो देती है। आई होप यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद। Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me.